हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंसर के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती चलूंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जीएसटी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। आपको बताना है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अरुण जेटली, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है, वायरस होते हैं क्या? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरस की खोज किसने की थी। 1892 यानी कि 1892 में ये की गई थी डेमेट्री इवानोव्स्की के द्वारा। वायरस होता क्या है? वायरस इज अ स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वायरस एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि अपने आप को कॉपी रेप्लिकेट करता है। कहाँ पर? किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिविंग सेल में ये खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। और देखिए, वायरस कैन बी इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म। किसी भी लाइफ फॉर्म को ये इन्फेक्ट कर सकता है। एनिमल, प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया को। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। वायरस होते हैं क्या? तो ये होते हैं अकोशिकीय। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा आता है, वायरस इज अ स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल को ही ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है? ठीक है, किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अनुवांशिक रोग है, संक्रामक रोग है, व्यवसाय संबंधी रोग है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया इज अ मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है रुक जाती है। और ये हीमोफीलिया रोग तीन प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ठीक है, हीमोफीलिया बी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होता है। ठीक है, इससे जो है डेथ भी हो जाती है इंसान की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी, और बी को हम लोग क्रिसमस डिसीज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंड मक्खी। ठीक है, सैंड मक्खी के काटने से कालाजार रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला कहाँ करता है? मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला कहाँ करता है? और ये करता है कहाँ पर? यकृत कोशिकाओं पर। ठीक है, यकृत कोशिकाओं पर ये अटैक करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हार्मोन, लिम्फ, एंटीबॉडी या जल। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि जल। देखिए, रक्त में क्या क्या होता है, इसमें 55% होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, और 45% होता है रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। और आपको पता है कि ब्लड सेल में भी तीन प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये बना होता है उपास्थि का। ठीक है, उपास्थि का बना होता है
जो इंसान का कान होता है उसमें 3 हड्डियां पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, तो टोटल दोनों कान मिला करके 6 हड्डियां होती हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान की ही होती है, जिसको हम लोग स्टेपीज बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के एक कान में 3 बोन्स होते हैं, और अगर बात की जाए एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी हड्डी इंसान के शरीर की कौन सी होती है, तो ये होती है स्टेपीज। ठीक है, जो कि कान में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, जिसको हम लोग टिश्यू भी कहते हैं, वो कौन सा होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, संयोजी ऊतक, उपकाला ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा संयोजी ऊतक। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ये होता क्या, देखिए, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, और इससे ये भी होता है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, अंगों की जो हड्डी होती है, जो हड्डी होते हैं उनका जो है सही स्थान ये पर बनाए रखते हैं। ठीक है, इधर उधर नहीं होता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत, फेफड़े, त्वचा या थायराइड। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रंथि की बात की जाएगी तो ये होता है यकृत। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग को और ध्यान में रखना है, जो थायराइड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि होती है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है थायराइड। 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए कई बार, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, कॉकरोच, मेढक, केचुआ या सांप। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ। ठीक है, ये श्वसन तो करता है परंतु इसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक फेमस क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, किसान का मित्र कौन कहलाता है, तो ये होते अर्थवर्म यानी कि केचुआ ही होता है। इनके पास आंखें भी नहीं होती हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमेशा से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन है जो श्वसन करता है पर उसमें रक्त नहीं होता है, यानी कि ब्लड नहीं होता बट फिर भी वो श्वसन करता है, तो वो है हाइड्रा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइड्रा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है किससे, फंगस से। और एक आप चीज़ याद करिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, इन्वेंट किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग करिएगा। देखिए, एक चीज़ आपको और याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, डीएनए एंड आरएनए, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लियाई एसिड। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है क्या, मैंगोट। मैंगोट कहलाता है घरेलू मक्खी के लार्वा। ठीक है, और मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, ये कहलाता है टेडपोल। ठीक है, टेडपोल। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डीएनए और प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लियाई एसिड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोजोम होते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, पहले आप लोग देख लीजिए किसके बारे में बात हो रही है, क्रोमोजोम की बात हो रही है। इसमें होता है आरएनए प्लस डीएनए, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, प्लस प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको याद है कि मैंने इसका क्या बताया तो आप उसका कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म।
और कई अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? कई बार मैंने डिस्कस किया है आपसे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और 1 दिसंबर को विश्व भर में क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रेप्सिन या एमाइलेज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा रेनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? ठीक है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, खसरा, क्षय रोग, रेबीज या मलेरिया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा रेबीज। ठीक है, देखिए हाइड्रोफोबिया बीमारी कैसे होती है? देखिए, जब कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो ये बीमारी हो जाती है, और इसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, वर्णांधता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मायोपिया को जो है दूर किया जा सकता है। देखिए, मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जो कि अवतल लेंस के प्रयोग करने से ये बीमारी दूर की जा सकती है। सेकंड है हाइपर मेट्रोपिया, इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जो कि उत्तल लेंस का यूज करके इसको भी दूर किया जा सकता है। देखिए, वर्णांधता ये जो है दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वर्णांधता में होता क्या है कि जो भी इंसान होता है वो कलर का डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, कलर में अंतर नहीं बता पाता है वो रंगों का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात या हार्ट अटैक होता है? आसान प्रश्न है, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे जो है ब्लड का, जब कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है हार्ट में तो ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, इससे जो है हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, बीपी भी बढ़ जाता है, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो ये होती है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंसुलिन होता क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, जो पीएच वैल्यू होता है, थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और इसकी वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू कितनी होती है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लड की ये जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाती है? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लास्ट का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, 15, 17, 16 या 20। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, विच इज 16। हरे पौधों में कुल कितने पोषक तत्व होते हैं? ये होते हैं टोटल 16। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसने? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डार्विन एंड बैलिस, मेंडल एंड मॉर्गन या स्लाइडेन एंड स्वान। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किया था किसने?
स्लाइडेन एंड स्वान ने। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, थायमिन, कैसीन, इंसुलिन या एल्बुमिन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।